7 नवंबर हमर गांव जिरीबाम डिस्ट्रिक्ट मणिपुर उग्रवादियों ने कुकी कम्युनिटी की महिला को गोली मारकर घर में लगाई आग। क्या मैतेई कम्युनिटी से जुड़े उग्रवादी जिम्मेदार? 11 नवंबर कुकी उग्रवादी की सीआरपीएफ से भिड़ंत। 11 नवंबर कुकी उग्रवादियों ने किया मैतेई समाज से जुड़े 6 लोगों को अगवा। 10 कुकी उग्रवादियों की सीआरपीएफ से भिड़ंत में मौत। कुकी समाज का कहना, मृत लोग उग्रवादी नहीं, फॉरेस्ट वॉलंटियर थे, उन्हें जबरदस्ती मारा गया। ये सारी खबरें अगर आपने सुनी हैं तो दोस्तों ये भी सुना होगा कि मणिपुर इज बर्निंग, मणिपुर इज बर्निंग। इन शब्दों को हम लगभग 2 साल से सुन रहे हैं, तो जानते हैं कि एग्जैक्टली इन शब्दों का क्या मतलब है। क्या भारत का पूर्वी हिस्सा वास्तव में जल रहा है? क्या है इसके पीछे का कारण? क्यों भड़क रहे हैं मणिपुर में दंगे जो रुकने का नाम नहीं ले रहे? क्या वास्तव में मणिपुर जैसे छोटे से स्टेट को दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों में से एक भारत रोक नहीं पा रहा, और क्यों? और इस क्राइसिस को रोकने के लिए क्या क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं? क्या इस सब के पीछे विदेशी ताकतों का हाथ है? लेकिन इस सब को जानने से पहले हमें जानना होगा मणिपुर की ज्योग्राफी को। दोस्तों, मणिपुर भारत का एक बॉर्डर स्टेट है जो म्यांमार और भारत को जोड़ता है। ये एक छोटा सा राज्य है जो 2 हिस्सों में बटा हुआ है। पहला 10% हिस्सा घाटी है जो राज्य के बीचों बीच बसा हुआ है और प्लेन एरिया है। इसे इम्फाल वैली रीजन या इम्फाल घाटी भी कहते हैं। और बाकी 90% एरिया पहाड़ियों वाला एरिया है जो इम्फाल घाटी को चारों ओर से घेरे हुए है। दोस्तों, 2000 साल पहले इम्फाल घाटी वाला एरिया पानी से भरा हुआ था, तो सारी की सारी मणिपुर की पॉपुलेशन पहाड़ी एरिया में, यानी वो 90% एरिया में ही बसी हुई थी। लेकिन टाइम के साथ पानी कम होने लगा और काफ़ी हद तक सूख गया, तो पहाड़ों पर रहने वाले लोग पहाड़ियों से उतरकर इम्फाल घाटी वाले रीजन में माइग्रेट करने लगे। और जिस जगह सबसे पहले सूखा पड़ा वो इम्फाल घाटी के बीचों बीच का एरिया है, जिसे कांगला कहा जाता है। और पहाड़ी लोग पहली बार कांगला में ही रहने लगे। अब जो लोग घाटी में रहते उन्हें वैली पीपल या घाटी वाले, और जो पहाड़ पर रहते उन्हें पहाड़ी पीपल या माउंटेन पीपल कहा जाता। वैसे तो मणिपुर में बहुत सारी ट्राइब्स रहती हैं, पर सबसे ज़्यादा डोमिनेंट 3 हैं, जिनमें सबसे पहले है मीतीज। ये ट्राइब इम्फाल वैली में रहती है और जाति से वैष्णव कल्ट को मानने वाली हिंदू लोग हैं। ये लोग मणिपुर की 51% पॉपुलेशन का हिस्सा हैं, इसलिए पॉलिटिकली भी बहुत एक्टिव हैं। और इसी वजह से 1990 से आज तक सारे मणिपुर के चीफ मिनिस्टर मितीज ही हुए हैं। दूसरे हैं कुकीज। ये लोग पॉपुलेशन में मितीज जितने नहीं हैं और जाति से क्रिश्चियन धर्म को फॉलो करते हैं। ये लोग मणिपुर के पहाड़ी एरिया में रहने वाले ट्राइब है और पॉलिटिकली ये मितीज जितने एक्टिव नहीं हैं, लेकिन क्रिश्चियन होने के कारण इन्हें एसटी स्टेटस मिला हुआ है, जिस कारण इन्हें मणिपुर के पहाड़ी इलाकों में काफ़ी एक्सक्लूसिव राइट मिले हुए हैं। और तीसरा ग्रुप है नागाज ट्राइब का। इन तीनों का आजकल चल रहे मणिपुर क्राइसिस में बहुत बड़ा रोल है। दोस्तों, मितीज और कुकीज में ब्रिटिश राज के टाइम से ही अपने अपने एग्जिस्टेंस को लेकर मतभेद रहे हैं। उस दौरान मितीज और कुकीज के बीच में मनमुटाव के कारण उस एरिया में बहुत ज़्यादा वायलेंस बढ़ गया, जिसकी आग में चाइना, अमेरिका, ब्रिटेन जैसी बाहरी ताकतें रोटियां सेकने लगीं और उन्हें हथियार वगैरह पहुंचाने लगीं, जिससे पूरा एरिया डिस्टेबलाइज रहे और भारत की शांति को अफेक्ट करता रहे। और इस सारे सिनेरियो को कंट्रोल करने के लिए साल 2008 में जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी प्राइम मिनिस्टर थे, तब भारत सरकार ने कुकीज ट्राइब के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया, जिसे सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशंस एग्रीमेंट कहा जाता है। कुकीज ट्राइब उस वक्त भारत सरकार के खिलाफ आंदोलन चला रही थी। उस एग्रीमेंट के तहत कुकी ट्राइब को अपने हथियार, कैंप्स, वेपन्स और यूनिफॉर्म रखने की और मेंटेन करने की परमिशन दे दी गई, और हर एक कुकी इंसर्जेंट को महीने का 6000 रुपये स्टाइपेंड भी दिया गया। और बदले में प्रॉमिस मांगा गया कि अभी भारत सरकार के खिलाफ किए जाने वाले सारे आंदोलन को रोक दिया जाए। लेकिन ये एग्रीमेंट सिर्फ कुकी ग्रुप के साथ ही किया और बाद में नागाज के साथ भी सेम एग्रीमेंट कर लिया गया। लेकिन मितीज के साथ ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं किया गया, जिस कारण मितीज के पास ना तो कोई हथियार ना कोई फैसिलिटीज़ थी। इसका फ़ायदा उठाकर कुकीज़ ने मितीज को, जो कि प्लेन एरिया में यानी इम्फाल वैली में रहते हैं, उन्हें चारों तरफ से घेर कर अपने आर्मी कैंप पहाड़ों पर बना लिए। वहीं म्यांमार से भी लाखों की तादाद में कुकीज मणिपुर आकर पहाड़ी इलाकों में बस गए और करीब 1000 से ज़्यादा गांव बसा लिए, जो टोटली इलीगल हैं, जिससे मितीज मणिपुर में एक माइनॉरिटी बनकर रह गए। हालांकि ये आंकड़े ऑफिशियल नहीं हैं, क्योंकि इलीगल माइग्रेशन के बारे में कोई रिकॉर्ड नहीं है, पर उन्हें सैटेलाइट के जरिए देखा जा सकता है। मणिपुर में अब मितीज के पास सिर्फ 6% ज़मीन है और नागाज कुकीज के पास 90% ज़मीन है।
अब मुद्दा यह है कि मितीज काफी समय से एसटी स्टेटस की मांग कर रहे थे ताकि उन्हें नागाज और कुकीज की तरह बाकी सब अधिकार मिल सकें। तो साल 2023 में मणिपुर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से इस बारे में विचार करने का आदेश दिया। इस हाईकोर्ट के फैसले के बाद कुकीज में यह डर फैल गया कि इस ऑर्डर को अगर सरकार ने मान लिया तो मितीज को इक्वल राइट्स मिल जाएंगे और कुकीज की जॉब, लैंड मितीज के कंपटीशन के कारण चली जाएगी और इसी कारण मितीज पर टैक्स होने लगे और यहाँ तक कि जिन मणिपुर के एरियाज में मितीज रहते हैं उन्हें वहां से हटाने के लिए कुकीज दंगे और वायलेंस करने लगे। इस वजह से मितीज और कुकीज के बीच का मनमुटाव और बढ़ गया। हालांकि राज्य सरकार ने इलीगल माइग्रेशन को रोकने और हिल्स से निकालने का प्लान भी बनाया, पर क्योंकि मौजूदा मणिपुर सरकार मितीज है तो कुकीज को उनके इस डिसीजन से भी परहेज है। इसका कारण ये भी है कि मणिपुर में कुकीज इलीगल ओपियम की खेती करते हैं जो उनका मेन सोर्स ऑफ इनकम भी है, अपने आर्म्ड वेपन्स वगैरह को मेंटेन करने के लिए। लेकिन जब स्टेट गवर्नमेंट ने इसे रोकने के लिए कदम उठाए, क्योंकि ये एक बड़ा ड्रग प्रॉब्लम है पूरे भारत के लिए, तो ऐसे में कुकीज को लगा कि ये सरकार उनके लाइवलीहुड को छीनने की कोशिश कर रही है। उस एरिया में एक बड़ा आर्म्ड आउटब्रेक देखने को मिला। लेकिन सवाल ये है कि इतने हथियार और इतना सारा इलीगल मेंटेनेंस कुकीज कैसे कर पा रहे हैं? तो इसके पीछे माना जा रहा है कि चाइना, अमेरिका, ब्रिटेन जैसी ताकतों का हाथ है जो भारत के अंदर एक डिस्ट्रेस की सिचुएशन क्रिएट करना चाहती हैं और यही छोटे छोटे लूप होल्स को यूज करके इंडिया को डायरेक्टली अफेक्ट करना चाहती है। लेकिन इशू ये है कि इतने टाइम से इंडियन गवर्नमेंट कुछ कर क्यों नहीं पा रही है? इसके पीछे का कारण है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का आलसीपन दिखाना। इन्होंने इस सिचुएशन की शुरुआत कोई इतना सीरियसली ही नहीं लिया और ये सिलसिला लगातार चलता रहा। सरकार मणिपुर में किसी सेंसिटिव मैटर पर जैसे रेप, मर्डर, छेड़छाड़ जैसे मामलों पर टाइमली एक्शन नहीं लेती और ये लगातार हो रहे हैं जो आग में घी डालने का काम कर रहा है। लोगों के घर जलाए जा रहे हैं। एक 3 बच्चे की माँ का रेप करके उसके शरीर पर कीलें ठोककर उसे जला दिया जाता है और 99% बॉडी उसकी जल जाती है। ऐसे कईयों मामले सामने आए पर सरकार का कोई इफेक्टिव स्टेटमेंट नहीं आया, ना ही कोई इफेक्टिव और टाइमली एक्शन लिया गया। इवन रिपोर्ट टाइम से दर्ज होने के बाद भी 72 घंटों बाद अरेस्ट किया गया। इस कारण से दोनों कम्युनिटीज के बीच में डिस्ट्रेस को इतना बढ़ा दिया गया है और ये आसानी से खत्म होने वाला नहीं लगता। इसके लिए बहुत ही समझदारी भरा मैच्योर डिसीजन लिया जाना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि भले ही वह दिल्ली से दूर है पर भारत का हिस्सा तो है। इससे पूरे भारत ही अफेक्ट होगा। अब इस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने में गवर्नमेंट क्या कर सकती है, इस पर गौर करें तो हमें मणिपुर में जो डेवलपमेंट प्रोग्रेस है उसे बेहतर करना होगा और कंटिन्यू रखना होगा, जिससे वहाँ के लोगों को रोजगार मिल सके और डाइवर्जन मिल सके। इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देना होगा जिससे भारत के बाकी हिस्सों में मणिपुर का कनेक्शन बेहतर बने। गवर्नमेंट को कोशिश करनी चाहिए कि वहां के लोग सरकार पर विश्वास करें और कानून पर विश्वास करें। हर क्राइम के रजिस्टर होने पर टाइमली एक्शन लेना चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर को प्रमोट करना चाहिए। पीसफुल और डेवलपमेंट बेस्ड कैंपेन चलाने चाहिए। अफीम की खेती को कंट्रोल करने की कोशिश करनी चाहिए। एंटी सोशल एलिमेंट्स को हटाने की कोशिश करनी चाहिए और इलीगल माइग्रेशन को रोकने और आइडेंटिफाई करने की कोशिश करनी चाहिए। तभी मुझे लगता है कि चीज़ें कंट्रोल में आ पाएंगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो और आगे भी ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।